Hello dear students, today we will discuss about BE condensation and degeneracy. Dear students, मैं आज इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस कर रही हूँ. इसका एक रीजन है कि डीजनरेसी और कंडेंसेशन दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. शायद आपने इस टॉपिक को स्टडी किया भी होगा, लेकिन जिस व्यू से आज मैं आपको विजुअलाइज करवा रही हूँ, आप थोड़ा सा उस चीज को भी देखो. हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि बीई गैस डीजनरेट कब होती है, ठीक है, और किन किन फैक्टर्स के साथ इसकी डीजनरेसी इफेक्ट करती है. फिर इसको डिस्कस करते करते हमारे पास दो कंक्लूजन निकल कर आएंगे, ठीक है. यहां से हम दो कंक्लूजन निकालेंगे, तो एक तो नॉर्मल होगा और एक ये होगा कि किसी कंडीशन पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा इक्वेशन का. तो वहां से फिर हम ये कह सकते हैं कि बीई कंडेंसेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो. दोबारा रिपीट कर रही हूं, डीजनरेसी को हम पहले स्टडी करेंगे. डीजनरेसी में हमारे पास दो कंक्लूजन निकल कर आएंगे. उन कंक्लूजन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम स्टार्टिंग करेंगे, दैट इज द बेस ऑफ बीई कंडेंसेशन. अब ये कैसे होता है एक्सप्लेन, वो हम देखते हैं. हम वन बाय वन हम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं और फिर इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हाउ दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में u की वैल्यू फाइंड आउट की थी 3/2 RT ईटा. क्लियर है. इसमें ये जो ईटा फैक्टर है ना, ये फैक्टर ही हमें बता रहा था कि किन किन फैक्टर या किन किन पैरामीटर्स पे ये चीज डिपेंड करेगी कि हमारी बीई गैस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है. क्लियर है. और इस ईटा फैक्टर में भी आपने देखा था कि कैपिटल डी आ रहा था, ठीक है ना. तो जिसको हम बोल सकते हैं डीजनरेसी पैरामीटर, ठीक है. सबसे पहले अगर मैं डीजनरेसी की डेफिनेशन की बात करूं, तो डेविएशन फ्रॉम अ परफेक्ट गैस बिहेवियर exhibit by BE gas is known as gas degeneracy. क्लियर है. गैस डीजनरेसी किसको कहा जाता है? जब परफेक्ट गैस से हमारी बीई गैस का जो बिहेवियर डेविएट कर गया, उस चीज को ही गैस डीजनरेसी कहा गया है. और उसको जिस पैरामीटर से मेजर किया जाता है वो पैरामीटर है डी. डी इज अ डीजनरेसी पैरामीटर. इट मीन्स गैस कितना डीजनरेट कर रही है. अगर हमें इस चीज को स्टडी करना है तो इनडायरेक्टली हमें डी को ही स्टडी करना है, ठीक है. तो अब मैं डी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डेरिवेशन की थी बीई गैस की, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी डी की. ये जब हम F1 अल्फा की हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास डी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आती है. और ये रिलेशन तो डेरिवेशन बीई गैस का डेरिवेशन जो किया था उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने चीज लिखवाई थी आपको कि D इज इक्वल्स टू E की पावर माइनस अल्फा. क्लियर है. अब स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो D में कौन कौन से पैरामीटर आ रहे हैं. D तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. नंबर 1 N/V, ठीक है. इसको आप क्या बोल सकते हो? पार्टिकल डेंसिटी बोल सकते हो. क्लियर है. इसको अगर आप टर्म्स में बात करना चाहो तो इट इज एन पार्टिकल डेंसिटी. क्लियर है. ये आ रहा है आपका N/V. H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो D इस पैरामीटर पे तो डिपेंड कर नहीं रहा. 2π भी आपका फिक्स नंबर है. M इज अ मास, ठीक है. यहाँ पे M जो है वो उस पार्टिकल का मास है या उन पार्टिकल्स के बारे में आपको बता रहा है जो बीई गैस में कंटेन्ड है, ठीक है ना, जो जिनको आप बोसोन्स कह रहे थे लास्ट डेरिवेशन करते हुए. तो M इज अ मास ऑफ पार्टिकल. थर्ड, टेम्परेचर. जो आपने सिस्टम लिया हुआ है, जो गैस ली हुई है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है. अगर आप इस चीज को अब देखो तो N/V जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी D की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V. आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो, ठीक है. फिर सेकेंड नंबर पे हमारा पॉइंट आता है M, मास. तो हमने देखा कि D जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास.
तो अगर मास इंक्रीज होगा तो डी डिक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी, डी फैक्टर जो है वो टेम्परेचर से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपके पास डी डिक्रीज होगा। अब मैंने ये 3 पैरामीटर्स आपको बता दिए। आपकी बुक में ये एक पैराग्राफ थ्योरी की फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने इसको थ्योरी में ना बताने के बजाय आपको इस वे में बताया, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी वे टू मेमोराइज इट। क्लियर है? फॉर्मूला देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स दिस इंक्रीज देन दिस इंक्रीज। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक अप जा रहा है तो दूसरा डाउन जाएगा। सेम ये चीज। अब मैं यहां पे इस चीज पे स्ट्रेस क्यों दे रही हूं, क्योंकि है ये सिंपल सी चीज, बट आपकी एक पब्लिशर की बुक में मैंने देखा है कि उसमें इस चीज का मिसप्रिंट है। वहां ये मेंशन हो गया है मिस प्रिंटिंग की वजह से कि n बाय v इंक्रीज होने पे d डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डी जनरेसी पैरामीटर भी इंक्रीज होगा, और दोनों टर्म्स सही दी हुई हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, तो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ये मैथ्स की बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जाएंगी। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुआ फैक्टर्स की बात कि किन किन फैक्टर्स पे डी जनरेसी पैरामीटर डिपेंड करता है और किस तरीके से करता है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि गैस कितना डेविएट कर सकती है। मींस किसी भी गैस में डी जनरेसी का पैरामीटर कहां तक जा सकता है और किस टेम्परेचर से डी जनरेसी फैक्टर रिमार्क होना स्टार्ट होता है, मींस नॉन नेग्लिजिबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो जो लास्ट डेरिवेशन मैंने आपको करवाई थी उसमें मैंने F1 अल्फा की वैल्यू जो लिखी थी वो ये लिखी थी, D प्लस डी स्क्वायर, नीचे 2 की पावर 3/2, फिर D क्यूब, फिर 3 की पावर 3/2, सो ऑन। इस टाइप की कोई सीरीज आई थी हमारी F1 अल्फा का एक्सप्रेशन। क्लियर है? और हमने कहा था कि D की वैल्यू लेस देन 1 होगी और 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से, ये पिछली डेरिवेशन में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से इसका मीन्स जो लिंक है कैसे आ रहा है ये वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैं यहां डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज करूंगी। तो डी की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, अब जो डी होता है वो आपके पास होता है e की पावर माइनस अल्फा। अगर डी की वैल्यू 1 है तो अल्फा 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 and d is equals to 1, F1 alpha get its maximum value। मैं ये चीज बताना चाह रही हूं कि जब अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, d की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो F1 अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहां हम पुट कर देते हैं, अल्फा को मैं यहां 0 रख देती हूं और d को 1 पुट कर देती हूं। तो हमारी सीरीज का जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास आएगा F1 0 इज इक्वल्स टू 2.612, और ये आपकी F1 0 F फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई। ठीक है, यहां 1 लिख देना, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। तो आप इस वैल्यू को थोड़ा सा लर्न रख सकते हो कि F1 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2.612। क्लियर है? अब एक पॉपुलर इक्वेशन मैंने लास्ट डेरिवेशन में और की थी जिसको मैं डिस्कस कर रही हूं अब आपसे, वो ये थी स्टूडेंट्स, n/v इज इक्वल्स टू 2πm kt की पावर 3/2 F1 अल्फा डिवाइड बाय h क्यूब। डियर स्टूडेंट, अब यहां से देखो F1 अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n/v के, मींस n/v की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर मैं F1 अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करती हूं तो। ठीक है ना? इट मीन्स अगर F1 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पुट की जाए तो हमें n/v की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो F1 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू अभी आपने निकाली है। F1 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू थी आपके पास F1 0 दैट इज 2.612। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को यहां पुट करती हूं तो n/v की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आएगी, n/v मैक्स इज इक्वल्स टू 2πm kt की पावर 3/2 डिवाइड बाय h क्यूब 2.612। ठीक है, मीन्स आपके पास पार्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी हो सकती है
अगर इससे ज्यादा होगी दैट इज द केस ऑफ लिमिटिंग केस ऑफ बीई डिजनरेशन। ठीक है, उसके लिए उस कंडीशन के लिए मींस अगर आपके पास पार्टिकल डेंसिटी इस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास इस इक्वेशन से कोई भी सॉल्यूशन निकलकर नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान से समझो कि अगर आपकी n/v की वैल्यू n/v मैक्स से ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास इस इक्वेशन की हेल्प से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर मैं इसको दूसरी टर्म में बोलना चाहूं देन इट विल कोरस्पॉन्ड टू द लिमिटिंग केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन डीजनरेशन। क्लियर है? तो अब बात आती है कि जिस टाइम पे n/v की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उस टेम्परेचर को हम Tc से डिनोट करेंगे और वो टेम्परेचर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जब आप n/v को मैक्स लिखोगे तब T को क्या लिखोगे? Tc। तो अगर मैं इस टर्म को रीअरेंज करूं तो यहां से हमारी Tc की वैल्यू आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब आपके पास n/v की मैक्सिमम वैल्यू होगी उस टाइम जो भी टेम्परेचर होगा हम उसको Tc बोलेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ तो हमारे पास Tc का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। यहाँ पे टर्म सेम है, वही h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, n/v आपके पास पार्टिकल डेंसिटी, इस तरीके से। अब क्रिटिकल ये जो Tc का एक्सप्रेशन बना है इस Tc को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और डेफिनेशन में आप बोलना चाहो तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पे आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है। मींस अगर आप टेम्परेचर को इससे लो कर दोगे तो वहां पे इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहो तो स्टूडेंट्स, अब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है एनर्जी और टेम्परेचर के बिटवीन। अब यहां अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे मैंने Tc मार्क किया है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको मैंने U0 मार्क किया है। अगर आप उससे ऊपर देखो तो आपको सिंगल एक सॉलिड लाइन मिल रही है, बट अगर आप Tc टेम्परेचर से नीचे देखो तो मैंने दो लाइंस बनाई हैं, एक डॉटेड और एक सॉलिड। तो यहाँ पे जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है वो इंडिकेट कर रही है रिलेशन बिटवीन U एंड T फॉर अ डीजनरेट गैस। मीन्स ये आपको डीजनरेसी शो कर रहा है। और जो डॉटेड लाइन मैंने शो की है जो ओरिजिन तक आ रही है आपके पास, ये लाइन आपको शो कर रही है नॉन डीजनरेट गैस के लिए। ठीक है, और ऐसा बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ही होगा क्योंकि अबव क्रिटिकल टेम्परेचर तो जो आपकी इक्वेशन थी ये वाली, ये सॉल्यूशन दे ही रही थी। ठीक है, Tc से नीचे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हमें, तो Tc से नीचे जो हमारा बिहेवियर है वो इस टाइप से आ रहा है, ये जो सॉलिड लाइन है। ठीक है, और इसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलेंगे। अभी कंडेंसेशन करते टाइम मैं इस एनर्जी की भी बात करूंगी। ठीक है, और ये आपके पास जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये नॉन डीजनरेट गैस के लिए है, बट गैस डीजनरेट हो जाने की वजह से हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आपके पास सिर्फ डीजनरेसी पैरामीटर को डिस्कस करना हो तो यहां तक आपका डीजनरेसी पैरामीटर डिस्कस हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे आ रही हूं कि हमें n/v की जो इक्वेशन थी उसमें से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। तब तो क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, वाई वी डोंट गेट सॉल्यूशन फॉर T लेस देन Tc बाय द इक्वेशन n/v जो हमने यहां पे डिस्कस की थी, दिस वन। हमें इस इक्वेशन से सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा? तो मैं आपको आपकी जो प्रीवियस डेरिवेशन है उसकी तरफ लेकर चलती हूँ। आपको ध्यान हो तो उसमें हमने n जब निकाला था तो nu du की इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया था आपने। ठीक है, हमने क्या किया था? इंटीग्रेशन किया था। अब ये कंडेंसेशन की स्टार्टिंग है कि हम कंडेंसेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, डीजनरेसी तो यहां तक कंप्लीट हो गया कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे और Tc से नीचे इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अब कंडेंसेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट यहां से होती है कि अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि T लेस देन Tc के लिए हमारे पास उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था। क्यों नहीं था, मैं उसका रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम सब। तो मैंने
अगर आप प्रीवियस अपनी डेरिवेशन को याद करो बीई गैस की, तो हमने जो एन निकाला था वो इस रिलेशन से निकाला था। मीन्स हमने समेशन ना लेके क्या लिया था, इंटीग्रेशन लिया था। और वहां पे हम क्या मान के चल रहे थे कि एनर्जी लेवल बहुत ही क्लोज है और इसलिए हम समेशन ना लेके इंटीग्रेशन लेते हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी लेवल को याद करो तो एनर्जी लेवल क्लोज होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। मीन्स फॉर अ लार्ज क्वांटम स्टेट एनर्जी लेवल आर appears to be close, but when we discuss with the energy level near to a ground state or you can say ground state, जब आप ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो तो वहां पे एनर्जी लेवल क्लोज नहीं है। मीन्स ये वाली रिलेशन वहां तो लग सकती है, वैलिड है। ये कहां पे वैलिड है, जहां पे आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर स्मॉल है, ठीक है, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल। या ये कह दो सिंपल लैंग्वेज में कि हायर स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि हायर स्टेट में एनर्जी लेवल क्लोज होते हैं। सिंपल भाषा में अगर आप बोलना चाहो तो यही मीनिंग है इसका। बट जो लेवल आप लोअर लेवल की तरफ जैसे जैसे जा रहे हो तो वहां पे आप समेशन की जगह इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। तो मीन्स ये इक्वेशन ग्राउंड स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई थी, तभी आपका जो सॉल्यूशन था वो नहीं निकल रहा था, ठीक है ना। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर स्टेट हायर हैं तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लो एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हो, जैसे ग्राउंड एनर्जी स्टेट, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज नहीं कर सकते। यहीं से हमारा बीई कंडेंसेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहीं से स्टार्ट करवाऊंगी कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके थे कि हायर एनर्जी स्टेट के लिए जहां पे एनर्जी लेवल क्लोज होते हैं, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर, वहां पे हम समेशन के प्लेस पे इंटीग्रेशन लेकर इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। बट जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं या ग्राउंड स्टेट के पास जो लोअर एनर्जी लेवल है उनकी बात करेंगे, तो वहां पे एनर्जी लेवल क्लोज नहीं होते, तो हम समेशन के प्लेस पे इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, तो वहां पे इस रिलेशन से पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे। क्लियर है। अब यहां तक मैंने आपको करवा दिया। अब जो मैं बीई कंडेंसेशन का टॉपिक स्टार्ट करूंगी, बेस मैंने यहां बना दिया है, फिर मैं सीधा डेरिवेशन पे आऊंगी। तो आप जब तक इस लेक्चर को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग बनता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका लॉजिक लग रहा है, इट इज इन फिजिक्स।